ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की सबसे बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, 3 महीने तक अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद 31 दिन की मैराथन हियरिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि जज ही जजों की नियुक्ति करेंगे। किसी भी किस्म के अपॉइंटमेंट कमीशन जो कि सरकार और संसद की तरफ से पारित किया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है, क्योंकि ये सीधे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी स्वतंत्रता जुडिशरी की उस पर हमला होगा। एनके सिंह सर, एक क्विक कमेंट। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि एसपी गुप्ता 1981 के जजमेंट को अंडू करके एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड में ये कहा गया कि नहीं साहब, आप ये वो फेल कर गया है, गवर्नमेंट अगर जजेस अपॉइंट करती है, और हो भी रहा था। 1981 के बाद देखे तो मुलायम सिंह का एक आदमी वहां पे हाई कोर्ट में जज बनता है, जो आदमी डिस्ट्रिक्ट में भी कभी प्रैक्टिस नहीं किया है। बहुत मैनेवरिंग कि 2 महीने रख लो, ये गवर्नर कहता था केंद्र के कहने पे, और 2 चीफ मिनिस्टर के होते थे, तो 5 में से 4 ऐसे हो जाते थे, एक हाई कोर्ट का जज, तो बहुत उसमें गड़बड़ होता था। ये बात सही है। अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा संदेश, उसके बाद ये आया AOR, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें 1953 में 93 में ये फैसला लिया। हम डिटेल्स पे आते थोड़ी देर बाद। अनु जी, एक शॉर्ट कमेंट आपका। ये सिर्फ एक अपने आप में कानूनी इसकी इंटरप्रिटेशन ना हो इस फैसले की, लेकिन सरकार को एक सिग्नल है। ये पॉलिटिकल सिस्टम को ही एक सिग्नल है कि आप अपने क्षेत्र में जो कर रहे हैं वो करिए, लेकिन हमारे क्षेत्र को हमारे लिए छोड़िए। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र में जनता के प्रति जिम्मेदारी सरकार की, संसद की होती है, और यदि उसकी कोई भी भूमिका जजों की नियुक्ति में नहीं होनी है तो संसद में जवाबदेही किसकी होगी? ये इशू संसद का नहीं है, ये इशू चूंकि टेक्निकल है, जुडिशियल वो है, और पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में माना जाता है कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होगी। वो संसद में नहीं, संसद के जैसे मान लीजिए कि 282 आज है, तो वो आपके जुडिशियल वर्डिक्ट को नहीं चैलेंज कर सकते। पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, लेकिन इस मामले में नहीं। अहम इसलिए है क्योंकि ये एक परिप्रेक्ष्य में है। याद होगा इंदिरा गांधी का दौर, जिसके बाद ये जजेस नियुक्ति का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जजों की नियुक्तियां जजों पर ही छोड़ दें। अब मोदी का दौर है, वो एक छोटी सी गलती कितने लंबे समय तक राजनीतिक वर्ग को परेशान कर रही है। ठीक है, इन सभी पहलू सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। 3 महीने तक ये फैसला सुरक्षित रखा गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को रद्द कर दिया है। कहा है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पूरी तरह से असंवैधानिक है, और पुराना सिस्टम जो था जहां जजों की नियुक्तियां करते थे, कोलिजियम सिस्टम था, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है। कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये जो नई जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का अमेंडमेंट था, 99th अमेंडमेंट, ये असंवैधानिक है, क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, और जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो क्योंकि इसमें जुडिशियल ऑफिसर्स के अलावा, जजेस के अलावा एमिनेंट जूरिस्ट के नाम से दूसरे लोग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का डर होगा। 6 बेंच में से 2 जो कहेंगे वो वीटो कर सकते हैं, और वो 2 नॉन जुडिशियल हैं, तो इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे असर पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये मान्य नहीं है, इसलिए ये संशोधन जो है असंवैधानिक डिक्लेयर किया जाता है। एक संशोधन कानून जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का गठन करने के लिए बनाया गया था, उसको रद्द कर दिया है, उसको गैर संवैधानिक करार दिया है, और बोला है कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा डालेगा, और बोला है कि अभी वो जो कोलिजियम सिस्टम है जिसमें कि जजों की ही, सीनियर जजों की ही कमेटी जजों की नियुक्ति या चयन करती है, वही अभी चलेगी। तो बड़ी खबर, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा भी ग्राउंड जीरो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशीष, आपसे ही अपडेट ले लेते हैं। पॉइंटर्स बता दीजिए फैसले के, उसके बाद सवाल पूछेंगे। देखिए आंचल, आज सुबह से ही तय था कि इतिहास बनना तय था, और इतिहास बना भी। जो एनजेएसी है वो वर्तमान भूतकाल के गर्त में चला गया। अगर आज अपहेल्ड होता एनजेएसी कानून, तो जो कोलेजियम सिस्टम था वो भूतकाल में चला जाता, एक इतिहास का पार्ट हो जाता। लेकिन आज जस्टिस खेहर फैसला सुनाने से पहले बेहद भावुक थे। जस्टिस खेहर ने सबका धन्यवाद किया और ये कहा कि आप सब लोगों ने इस मामले में हमें असिस्ट किया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। 2 अहम बातें कही। पहला
कि जो एनजेएसी कानून है ये असंवैधानिक है, और दूसरा जो सरकार की तरफ से कहा गया था, क्योंकि इससे पहले का जो जजमेंट था वो 7 जजेस की बेंच ने दिया था संवैधानिक पीठ ने, इसलिए मामले को इससे लार्जर बेंच पे भेजा जाए, वो सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। हालांकि एक पॉइंट जरूर लार्जर बेंच को भेजा है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो बेहतर कैसे हो सकता है। ये केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। अब जो पुरानी व्यवस्था चलती आ रही है कॉलेजियम सिस्टम की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसके अलावा 4 और वरिष्ठ जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते हैं, वो फिलहाल कंटिन्यू रहेगा। सरकार के लिए बड़ा झटका है आज सुप्रीम कोर्ट से। आशीष, मुकुल रोहतगी देश के अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से कहा था कि जजों का काम न्याय देना है, अपने भाई जज, ब्रदर जजेस को चुनना नहीं है। क्या वो उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे? उनका कोई पहला रिएक्शन मिल पाया? देखिए, अभी केंद्र सरकार की तरफ से किसी का भी रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने यही कहा था कि जजेस को चुनना जजेस का काम नहीं है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 50 को देखें तो कार्यपालिका और विधायिका की और न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं उनको बांट दिया गया है, इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। जो मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कही गई थी, और यह कहा गया था कि अगर इसमें कार्यपालिका न्यायपालिका के कामकाज में दखल देगा तो कहीं ना कहीं राजनीति प्रभावित होगी। आपको ध्यान में होगा राम जेठमलानी का वो वर्जन, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भ्रष्ट जो सरकार होगी वो भ्रष्ट जजेस को चुनेगी, इसलिए उन्होंने एनजेएसी का पूरा विरोध किया था और कहा था कि किसी भी तरह से न्यायपालिका पर कार्यपालिका को हावी ना होने दिया जाए। तो जाहिर तौर पर इंतजार करना पड़ेगा अभी हमें आंचल कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या वर्जन आता है। आशीष, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम बेहतर कैसे हो सके, ये संविधान पीठ ने एक और लार्जर बेंच को रेफर कर दिया मामला। यानी कि अब सरकार अगर दरवाजा एक बार फिर से खटखटाएगी, क्योंकि सरकार चाह रही थी कि ये लार्जर बेंच ही सुने, क्योंकि पुराना जो सिस्टम था, पुराना जो फैसला था वो 9 जजों की बेंच ने दिया था। आशीष, थोड़ी देर बाद आपके पास आशीष सिन्हा लगातार जुड़े हुए, एनके सिंह साहब हमारे साथ स्टूडियो में, अनुज गुप्ता जी। बिहार के ऊपर चर्चा करनी थी एनके सिंह सर, लेकिन ये उससे पहले बिहार का नतीजा तो आएगा सो आएगा, लेकिन सरकार के लिए ये बड़ा झटका है। अगर देखा जाए पिछले 1.5 साल के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट और सरकार एक तरह से कॉन्फ्रंटेशन मोड में थे, तो इस फैसले को लेकर सबकी सांसें अटकी थी और सुप्रीम कोर्ट ने संदेश साफ तौर पर दे दिया। जी, बहुत बड़ा झटका है। आप देखिए कि जिस तरह गवर्नमेंट ने जिस पुरजोर तरीके से हाउस में भी और हाउस के बाहर भी कहा था कि साहब ये कॉलेजियम सिस्टम फेल हो गया है, 5 मेंबर जो कॉलेजियम सिस्टम आप लाए हैं 1993 के बाद से, वो फेल हो गया है। और उसके केसेस भी दिए उन्होंने, जो कि जेन्युइन केसेस थे। तमाम हाई कोर्ट के जजेस जो कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंट हुए थे, उन पर करप्शन के चार्जेस लगे, ये सब बातें हुई थी। तो उसमें ये स्टॉक आरोप लगाया गया है, साहब जजेस टाइम नहीं दे पाते हैं, प्रॉपर वेटिंग नहीं हो पाती है, जबकि जजेस का कॉलेजियम सिस्टम के फेवर में यह कहना था कि नहीं साहब, जजेस ही वकील के बारे में सबसे अच्छा जानता है। तो जब वो सेलेक्ट करता है तो वो जानता है कि आदमी कैसा, इसका कंडक्ट कैसा रहा है। हाँ, और देखने में भी लॉजिकली बहुत अच्छा लगता है कि जजेस से ज्यादा कौन जानेगा एक वकील के कंडक्ट के बारे में। गवर्नमेंट नहीं जान, आईबी की जो रिपोर्ट आती है उससे बहुत ज्यादा आप जान जाए। और एक कमेटी जिसमें कहा गया कि एमिनेंट पर्सन कौन होगा, इसको लेकर भी डिफाइन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो जो 2 एमिनेंट पर्सन होंगे, अगर एक सीवी सरकार नहीं चुन पा रही है और सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन करना पड़ता है थॉमस के केस को, तो आप समझ सकती हैं कि उसमें पॉलिटिक्स होगी। इसका शक लगातार बना रहा है। हमें एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन एक बड़ी बात जो अभी तक जो फैसले से उभर कर शायद सामने आए कि आखिरकार ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, चाहे वो एनजेएसी हो चाहे वो कॉलेजियम हो, ये कम से कम वक्त की जरूरत है। क्या इस बात को भी एड्रेस किया गया इस फैसले में? लार्जर बेंच को रेफर जो किया गया है उसी परिप्रेक्ष्य में क्या होगा? आशीष, आपसे भी अपडेट लूंगी। अनुज जी, आपके सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है, हमारे साथ ग्राउंड जीरो सुप्रीम कोर्ट से आशीष सिन्हा लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से ये कहा गया और सीधा संदेश दिया गया न्यायपालिका को, कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने ये कहा कि आप कॉलेजियम सिस्टम में जब जजों की नियुक्तियां करते हैं, सनलाइट एक बहुत बड़ा डिसइंफेक्टेंट होता है, मुकुल रोहतगी का ये कोट था। इसको प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किया गया है इस फैसले में? जाहिर तौर पर यही एक वजह रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने इस मसले को बड़ी बेंच में भेजा है, क्योंकि बार बार पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे थे। सरकार का भी ये कहना था कि कॉलेजियम सिस्टम पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाती है, लेकिन वहीं अगर हम याचिकाकर्ता की बात करें तो उनका कहना था कि एक गुरु ही अपने स्टूडेंट को बेहतर समझता है, यानी एक जज ही समझ सकता है कि किस वकील में कितनी काबिलियत है और वो जज बन सकता है या नहीं। लेकिन ये सवाल अब
बड़ी बेंच को भेजा गया है कि और इसको पारदर्शी कैसे बनाया जाए, ताकि जो आरोप सरकार की तरफ से लग रहे थे कि जो पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाती है कॉलेजियम सिस्टम, उससे कैसे बचा जा सके। आशीष ने बहुत अच्छी तरह से वर्ड किया इनके सर। गुरु ही अपने चेले को अच्छी तरह से समझ सकता है, लेकिन गुरु अगर फेवरेट चेले को चुनना शुरू हो जाए, ये समस्या होती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये हुआ बल्कि कई बार अंकल कल्चर भी वहां पे प्रिवेल किया है। अंकल जज सिंड्रोम कहा जाता जी, है। सिंड्रोम कहा जाता है, और वो कल्चर भी देखने में आया कुछ जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके। तो कॉलेजियम सिस्टम फुल प्रूफ नहीं था, लेकिन आज जो जजमेंट आया इसका लबोलुआब ये है कि हम किसी भी कीमत पे ये पावर हम सरकार को नहीं दे सकते। हाँ, हम इसको इंप्रूव कैसे करें, इसके लिए हम लार्जर बेंच पे, क्योंकि एक चीज फंस रही है कि ये 9 मेंबर बेंच का था जिसमें कॉलेजियम सिस्टम आया था, ये 9 मेंबर बेंच का था, लिहाजा कम से कम 9 मेंबर तक इसको जाना पड़ेगा। तो ये एक अहम टेक्निकलिटी है जिस पर सरकार एक बार फिर से चुनौती इस फैसले को दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। अनुज जी, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ कानूनी नजरिए से अहम नहीं है, संविधान पीठ ने जिस तरह से एनजेसी को रद्द किया है, बल्कि एक सिग्नल पॉलिटिकल क्लास को भी भेजने की कोशिश है कि एब्सोल्यूटिज्म एक जगह, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर, अगर ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में दखलंदाजी करें। देखिए, इंदिरा गांधी जी के समय जिस तरीके से नियुक्तियों में सुपरसीडिंग की गई थी, उससे जजों ने काफी आहत महसूस किया था। और नरसिंह राव जी के समय जब मौका लगा तो उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम अपने हाथ में लेकर के नियुक्तियां अपने हाथ में ले ली। उसका उस समय भी नेताओं ने नरसिंह राव जी से इसलिए विरोध माना था कि आप डट करके खड़े नहीं हुए अदालत के सामने। और अब जब मौका मिला तो मोदी सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम को पीछे धकेलते हुए एनजेएसी को संसद से पारित करवाया। लेकिन जजों को अभी भी लगता है, और ये आज के निर्णय से साबित होता है कि वो ये फैसला कहीं ना कहीं एब्सोल्यूटिज्म की तरफ ना बढ़ जाए हम लोग, वो भी इशारा करता है। मैं शायद वैसा नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जुडिशरी जो है वो अपने पावर्स अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रही है। एनके सर, एक लाइन में। नहीं, सरकार को बहुत गहरा धक्का लगा है, क्योंकि जिस शिद्दत से वो परसू कर रही थी इस मैटर को, उससे, लेकिन इस जजमेंट का सबसे बड़ा पार्ट ये है कि अब आगे क्या, और आगे अगर ये बड़े बेंच से ये एक मॉडलिटी तय करते हैं, और सनलाइट जिसकी बात कही गई है कि अगर आप ओपनली करते जैसे इंग्लैंड में होता है, फ्रांस में होता है, क्यों नहीं आप कर सकते, क्यों छुपा के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं? चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम हो या फिर दूसरी तरफ एनजेएसी होता, सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। जज कौन बने, कैसे बने, उसका बैकग्राउंड क्या है, सिर्फ इंटरनेट पर डाल दीजिए, आपके पास कमेंट्स आ जाएंगे, और उसके बाद जो बेस्ट हो उसी को चुना जाए इस देश में न्याय करने के लिए। बहरहाल, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।